हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। वीडियो नंबर 6 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले ही अपलोड किया गया है हमारे चैनल के ऊपर। आप चाहे तो जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है, ये ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। इसमें हम लोग आज जो टॉपिक बच गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे मशीन लर्निंग और असेंबली लैंग्वेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक में, वाई वी नीड पाइथन के अंदर। ठीक है, ये पाइथन का टॉपिक है और पाइथन में हम लोग वाई वी नीड पाइथन, पाइथन का जरूरी क्यों पड़ा, ये तभी समझ में आएगा जब सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बता देंगे, उसके बाद उसमें कंपैरिजन करके बताएंगे तो समझ में आएगा कि पाइथन लैंग्वेज का ही जरूरी क्यों पड़ा। ठीक है, तो इसके लिए सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा जानना उसके बारे में जरूरी है। इसके लिए हम बता रहे हैं। ये टॉपिक काफी मतलब टाइम लेगा, 2-3 वीडियो और इसका अपलोड होगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते स्क्रीन के ऊपर आज के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वाई वी नीड पाइथन टॉपिक, वीडियो नंबर 6 का सेकंड पार्ट 6.1 या फिर 6A भी बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, जैसा कि अभी हम आपको बताएं, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में वाई वी नीड पाइथन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, और इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में आज हम लोग किस टॉपिक को कवर करेंगे, वाई वी नीड पाइथन। वाई वी नीड पाइथन टॉपिक का फर्स्ट वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है Anchor@Wizard चैनल के ऊपर। आप चाहे तो जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी वाली प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। वीडियो नंबर 6 का फर्स्ट वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। ये वीडियो नंबर 6 का सेकंड वीडियो है, वीडियो नंबर 6.1। आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में। वीडियो नंबर फर्स्ट में, वीडियो नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम बता चुके हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। अगर आप इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में आ जाता है तो कोई बात नहीं है, इसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज प्रीवियस वीडियो को आप, वीडियो नंबर 6 का जो सबसे पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, उसको आप तभी देखिए जब आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के खुद पढ़िए और कुछ टॉपिक ना समझ में आए तब जाके आप वीडियो नंबर 6 का फर्स्ट वीडियो देखिए, ताकि आपका कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो सके। चलिए तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग मशीन लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ लैंग्वेज भी हम कवर कर लिए थे वीडियो नंबर 6 के फर्स्ट वाले वीडियो में, फर्स्ट वाले पार्ट में। अब हम लोग बात करते हैं मशीन लैंग्वेज के बारे में। अब मशीन लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद बात करेंगे असेंबली लैंग्वेज के बारे में, और एक एक करके सभी लैंग्वेजेस को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मशीन लैंग्वेज से। मशीन लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन को देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन में क्या है, सबसे पहली लाइन में क्या है, इट इज लोएस्ट लेवल लैंग्वेज वर्क ऑन मशीन कोड यूज बाय अ कंप्यूटर दैट इज नोन एज बाइनरी कोड। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। मशीन लैंग्वेज को हम लोग लोएस्ट लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज को कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, लोएस्ट लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब यहाँ पे जब भी आपको एग्जाम में आए, कभी भी आपको एग्जाम में पूछे और ऑप्शन उसमें दिया हुआ रहे लोएस्ट लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज के केस में आप लोएस्ट लेवल लैंग्वेज को ही टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चीज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। कौन कौन सा टर्म है जो नहीं समझ में आ रहा होगा, लोएस्ट लेवल लैंग्वेज, मशीन कोड और बाइनरी कोड। ये 3 टर्म जो है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं लोएस्ट लेवल लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होता है। तो लोएस्ट लेवल लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज होता है जो प्रोग्रामर को डिफिकल्ट देता है समझने में, पढ़ने में या फिर कोडिंग करने में, प्रोग्रामिंग करने में, आप ऐसा समझिए। ठीक है, तो वैसा लैंग्वेज जो प्रोग्रामर को बहुत हद तक डिफिकल्ट दे समझने में, पढ़ने में या फिर कोडिंग करने में, प्रोग्रामिंग करने में, उस लैंग्वेज को हम लोग लोएस्ट लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब वो लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी बस आप जानिए कि लोएस्ट लेवल लैंग्वेज जो होता है सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही होता है। लोएस्ट लेवल लैंग्वेज कौन होता है, मशीन लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज को हम लोग लोएस्ट लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो किसके ऊपर काम करता है, मशीन कोड के ऊपर काम करता है। लोएस्ट लेवल लैंग्वेज किसके ऊपर काम करेगा, मशीन कोड के ऊपर काम करेगा। और मशीन कोड किसके द्वारा यूज किया जाता है, मशीन कोड हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, और मशीन कोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन कोड को ही हम लोग बोलते हैं बाइनरी कोड। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार और आपको हम बता देते हैं। मशीन लैंग्वेज को हम लोग लोएस्ट लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो मशीन कोड के ऊपर काम करता है, और मशीन कोड हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के द्वारा या फिर सीपीयू के द्वारा, आप ऐसा समझिए, यूज किया जाता है। मशीन कोड किसके द्वारा यूज किया जाता है, हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के द्वारा या फिर सीपीयू के द्वारा, ऐसा आप समझिए, या फिर कंप्यूटर के ही द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, और मशीन कोड को ही हम लोग बाइनरी कोड के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको ये लाइन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। बाइनरी कोड इज द टाइप ऑफ कोड और डिजिट दैट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिक नंबर कॉल्ड 0 and 1। अब यहाँ पे एक टर्म हम अभी आपको बताए हैं जो नहीं समझ में आया होगा, बाइनरी कोड और मशीन कोड। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मशीन कोड को ही हम लोग बाइनरी कोड बोलते हैं, या फिर ऐसे समझिए कि मशीन कोड का ही दूसरा नाम बाइनरी कोड है। और बाइनरी कोड एक तरह का कोड है, एक तरह का न्यूमेरिक कोड है, न्यूमेरिक डिजिट है, जो किसके ऊपर काम करता है, 0 और 1 के ऊपर काम करता है। एक तरह का न्यूमेरिक डिजिट जो एक न्यूमेरिक नंबर के ऊपर काम करता हो, और वो नंबर 0 और 1 हो, उसी को हम लोग बाइनरी नंबर या मशीन नंबर नहीं, मशीन कोड या फिर बाइनरी कोड बोलेंगे, ऐसा समझिए।
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। नेक्स्ट लाइन में क्या है और देख लेते हैं डिटेल में मशीन लैंग्वेज के बारे में। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूट डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, सीपीयू और हार्डवेयर। अब यहाँ पे कंप्यूटर, सीपीयू और हार्डवेयर आप तीनों एक ही चीज समझिए, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर, सीपीयू, हार्डवेयर आपके सिस्टम को ही हम बोल रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर के ही अंदर हार्डवेयर होता है, सीपीयू होता है, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मशीन लैंग्वेज का जो इंस्ट्रक्शन होता है डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसलेटर का यूज नहीं किया जाता है। अब ये ट्रांसलेटर क्या है, ये उसी को समझ में आ रहा होगा जो प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे काफी ध्यान से, ठीक है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, यही सब तो ट्रांसलेटर है। तो मशीन लैंग्वेज में किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसलेटर का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर को तो डायरेक्टली समझ में आता है, 0 और 1। उसको किसी तरह का कोई लैंग्वेज थोड़ी ना समझ में आता है, उसको पाइथन थोड़ी ना समझ में आएगा। आपके सीपीयू, आपके हार्डवेयर, आपके कंप्यूटर को पाइथन नहीं समझ में आता है, जावा नहीं समझ में आता है, सी प्लस प्लस, ये और भी बहुत सारा लैंग्वेज वगैरह हो गया, वो सब नहीं समझ में आता है। आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को, आपके हार्डवेयर को, आपके टैब को, आपके टैबलेट को, कोई भी चीज हो, कोई भी टेक्निकल डिवाइस हो, चाहे वो आपका मोबाइल ही क्यों ना हो, आपके कोई भी टेक्निकल डिवाइस जो आपके पास हो, उस टेक्निकल डिवाइस को कभी भी कोई भी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा। जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये सब कुछ नहीं समझ में आता है, उसको सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आएगा, 0 और 1 बस, और कुछ नहीं। कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 बाइनरी नंबर, ठीक है। तो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में ही, मशीन लैंग्वेज मतलब कहने का मतलब डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में ही किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम लोग देते हैं, तो उसके बाद ट्रांसलेटर का क्या जरूरत है। अगर आपको हम हिंदी में समझा रहे हैं, आप अगर हिंदी लैंग्वेज को जानते हैं, तो किसी और को क्यों बुलाएगा जिसको हिंदी लैंग्वेज आता हो और वही लैंग्वेज को आपको समझाए। अगर यही चीज हम तमिल में बताएं आपको, तभी आप उस पर्सन को बुलाइएगा जिसको तमिल भी आता है और हिंदी भी आता है, तभी तो वहां पे वो तमिल लैंग्वेज को सुन करके, जब हम बताएं तो तमिल लैंग्वेज को सुन करके आपको हिंदी में बताएगा, तो वहां पे ना ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ा। तो यहाँ पे आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को, आपके हार्डवेयर को मशीन लैंग्वेज तो पहले से ही आता है, तो उसके लिए ट्रांसलेटर लाने का क्या जरूरत है। वो तो 0 और 1 के फॉर्मेट में आप दीजिएगा, वो अपने आप समझ जाएगा, उसके लिए किसी तरह का कोई भी अलग से थर्ड पार्टी ट्रांसलेटर का जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए मशीन लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है, तो जल्दी समझ में आता है। जल्दी क्या, मशीन लैंग्वेज ही समझ में आता है सिर्फ कंप्यूटर को, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जाता है, वहां पे किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसलेटर का यूज नहीं होता है कंप्यूटर और हार्डवेयर या फिर सीपीयू में, आप ऐसा समझिए। कंप्यूटर, हार्डवेयर, सीपीयू, इसमें किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसलेटर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। कब, जब मशीन लैंग्वेज में किसी भी इंस्ट्रक्शन को देते हैं तब। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। मशीन लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर बिकॉज इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। अब यहाँ पे फिर से वही बात, मशीन लैंग्वेज को किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ये बाइनरी के फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है और कंप्यूटर तो बाइनरी पहले से ही समझता है, इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसलेटर लाने का क्या जरूरत है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पाइथन हम लोग को समझ में आता है, इसके लिए हम लोग पाइथन में कोडिंग करते हैं। मशीन लैंग्वेज काफी मतलब डिफिकल्ट है, प्रोग्रामर को, हैकर को, डेवलपर को, ऑपरेटर को, और भी जितना भी आईटी फील्ड में जितना भी सेक्टर होता है, वो जितने भी बहुत बड़े बड़े हैकर हो, प्रोग्रामर हो, मशीन लैंग्वेज को समझना काफी डिफिकल्ट है। यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो कंफ्यूजन क्या हो रहा होगा, इतना ही डिफिकल्ट है मशीन लैंग्वेज, तो 0 और 1 को तो कोई भी समझ सकता है। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। अभी आपको खुद का अपना नाम अगर बाइनरी नंबर में लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आपको काफी टाइम लगेगा, लेकिन लिख लीजिएगा। अब वैसा वैसा कॉम्बिनेशन उसमें एक नहीं होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है। जैसे एक वर्ड आता है प्रिंट, तो प्रिंट आपको क्या लगता है, समझ में आ जाता है हार्डवेयर को कि ये प्रिंट लिखा हुआ है, फंक्शन है। समझिए, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि प्रिंट या फिर प्रिंट एक तरह का फंक्शन है, वो फंक्शन समझ में आ जाता है हार्डवेयर को कि हाँ ये प्रिंट लिखा हुआ है। नहीं, वो आपका प्रिंट क्या है, अब इस पे दिमाग नहीं लगाना है, वो हम सिंटेक्स बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। काफी छोटा सा वर्ड है। अब वो जो प्रिंट है वो हार्डवेयर को 0 और 1 के फॉर्मेट में चाहिए। वो आपका PRINT अल्फाबेट लेटर में लिखकर उसको दीजिएगा हार्डवेयर को, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, उसको 0 और 1 में उसी को कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। तो वही कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर का यूज होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 यूज होता है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट इसीलिए हो जाता है हैकर के लिए, प्रोग्रामर के लिए, डेवलपर के लिए, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन 0 एंड 1 का यूज होता है। सिर्फ 0 और 1 ही यूज नहीं होता है, उसका पूरा एक कॉम्बिनेशन यूज होता है। अब उसमें से एक भी डिजिट इधर से उधर होगा तो उसका मीनिंग ही बदल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है, वो सब हम बताएंगे नेटवर्किंग वाले टॉपिक में, जैसे जैसे आगे पढ़ाएंगे ना आपको, उसमें आपको बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल, ऑक्टा, ये सब बहुत सारा चीज है, वो सब बताएंगे और काफी प्रोफेशनल तरीके से बताएंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ मशीन लैंग्वेज इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब एक बात बताइए, अगर आपको हम हिंदी लैंग्वेज में समझाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। अब उसी चीज को हम आपको कोई ऐसा लैंग्वेज में समझाने लगे जो समझने में काफी आपको डिफिकल्ट महसूस हो, तो आपको काफी टाइम लगेगा। समझ तो जाइएगा लेकिन टाइम लगेगा। नहीं तो समझ लीजिए कि आपको हम तमिल में समझाते तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए किसी और को आप बुलाइएगा जो तमिल जानता होगा और हिंदी भी जानता होगा, तो आपको वो
तमिल में मेरी बात को सुन करके आपको हिंदी में समझाएगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट हम हिंदी में समझाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। वो जिसको आप बुलाए हैं, जो तमिल लैंग्वेज भी जानता है और हिंदी लैंग्वेज भी जानता है, वो पहले सुनेगा, उसके बाद उस लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करेगा हिंदी में, फिर आपको समझाएगा, उसमें कितना टाइम लगेगा। अब डायरेक्टली आप जिस लैंग्वेज को जानते हैं उसी लैंग्वेज में हम आपको समझाएं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे आप समझिए। एग्जीक्यूशन टाइम मशीन लैंग्वेज में जो होता है ना, काफ़ी फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है एज कम्पेयर टू जितना दुनिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेरिजन में एग्जीक्यूशन टाइम काफ़ी फास्ट होता है मशीन लैंग्वेज का। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्टली आप सीपीयू और हार्डवेयर को 0 और 1 में समझाते हो। ठीक है, इसके लिए वहां पे कोई ट्रांसलेटर बीच में नहीं आ जाता है कि पहले आप हमको इस भाषा में बताओ, उसके बाद हम उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करके हार्डवेयर को समझाएंगे, इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, 0 और 1 में प्रोग्रामिंग होता है। आप ऐसे समझो, समझाने के लिए बता रहे हैं। डायरेक्ट कोडिंग किस में होगा? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में। इसके लिए डायरेक्टली सीपीयू और हार्डवेयर को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बात हमको बताया जा रहा है। ठीक है, तो यही आप समझिए। डायरेक्ट आपको हम हिंदी में समझा रहे हैं तो आप तुरंत समझ जा रहे हो। यही अगर कोई और लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने में। ठीक है, क्योंकि उस लैंग्वेज में आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज पे आपको कमांड नहीं है। उसी तरीका से सीपीयू और हार्डवेयर को किसी और लैंग्वेज पे कमांड ही नहीं है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज को छोड़ करके। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए इसका एग्जीक्यूशन टाइम काफी फास्ट होता है। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन क्या होता है? तो प्रोग्राम को तुरंत एग्जीक्यूट करना है। मतलब आप ऐसे समझो, एग्जीक्यूशन एक वर्ड है, वो सब क्लियर हो जाएगा जब हम बताएंगे ना सिंटेक्स वगैरह प्रैक्टिकल करके, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो मशीन लैंग्वेज का जो एग्जीक्यूशन होता है काफी फास्ट होता है। किसके कंपेरिजन में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेरिजन में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब वही पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, जितना भी आप बोलो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके कंपेरिजन में मशीन लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। मशीन लैंग्वेज इज द फंडामेंटल लेवल एट विच सॉफ्टवेयर कैन कंट्रोल और हैंडल हार्डवेयर। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना है, आपको यहाँ पे एक चीज एकदम ध्यान देना है। मशीन लैंग्वेज जो है फंडामेंटल लेवल है, एक छोटा सा लेवल है, एक छोटी सी लेवल का इकाई है, जो क्या करता है, आपके जितना भी हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करके रखता है। आपका जितना भी हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करके कौन रखता है? मशीन लैंग्वेज के थ्रू आपके हार्डवेयर को, मतलब आपका जो हार्डवेयर है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल होता है, और वो सॉफ्टवेयर मशीन लैंग्वेज में कोडेड होता है। और मशीन लैंग्वेज किस पे काम करता है? 0 और 1 के ऊपर काम करता है। इसीलिए तो जब भी आप अपने सिस्टम को रीसेट करते हो तो फिर से वो नया हो जाता है, जैसा पहले था वैसे ही एकदम। जब भी आप अपने पीसी को रीसेट करके देखना कभी भी, वो जैसा पहले था वैसे ही आपको दिखेगा। तो आप रीसेट किए, सब चीज चला गया आपके सिस्टम से, लेकिन कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नहीं गया। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो चला जाना चाहिए था आपके सिस्टम से, नहीं गया। क्यों नहीं गया रीसेट करने के बाद भी? क्योंकि कहीं ना कोई सॉफ्टवेयर आपके जो सिस्टम है, आपका जो हार्डवेयर है, उसको कंट्रोल कर रहा है, इसके लिए। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? फंडामेंटल लेवल है सॉफ्टवेयर का, जो हार्डवेयर को कंट्रोल करके रखता है। सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के कुछ नहीं है, और हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के तो कुछ नहीं है। मतलब हार्डवेयर लेकर, मतलब अगर आपके सिस्टम में अगर कोई हार्डवेयर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ समझिए कि वो एक ढक्कन है। ठीक है, एक डिवाइस है, वो कोई काम ही का नहीं है। तो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए, और सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए हार्डवेयर चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, आप ऐसे समझो। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है, मशीन लैंग्वेज इज अ फंडामेंटल लेवल एट विच सॉफ्टवेयर कैन कंट्रोल और हैंडल हार्डवेयर। मशीन लैंग्वेज एक तरह का फंडामेंटल लेवल है, एक छोटी सी इकाई है जहां पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा। अब 0 और 1 मशीन लैंग्वेज ही नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा? ये भी सोचने वाला बात है। इसके लिए यहाँ पे मशीन लैंग्वेज को एक छोटा सा, मतलब फंडामेंटल लेवल बताया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर कमांड करते हैं। मशीन लैंग्वेज से हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर कमांड करते हैं, और उस सॉफ्टवेयर पे कमांड होने के बाद, उस सॉफ्टवेयर को रेडी होने के बाद हम लोग वो हार्डवेयर में इंप्लीमेंट कर देते हैं, जो कि आपको अभी दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, YBinit पाइथन एक सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बनाया होगा। जिस सॉफ्टवेयर से हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई ना कोई बनाया होगा इसको। और जब भी बनाया होगा तो सीपीयू को तो वही लैंग्वेज समझ में आया होगा, हार्डवेयर को तो वही लैंग्वेज समझ में आया होगा जो उसको समझ में आता है। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्मेट पे काम करने वाला लैंग्वेज। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। मशीन लैंग्वेज इज वेरी कम्प्लेक्स टू रीड, राइट एंड फाइंडिंग एरर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। फॉर्म ऑफ नहीं है, फॉर्म बाइनरी। अब ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ये तो हम फर्स्ट वाले लाइन में ही बता दिए थे। मशीन लैंग्वेज काफी कम्प्लेक्स होता है, काफी मतलब हार्ड होता है पढ़ने में और लिखने में, या फिर उसमें एरर ढूंढने में। जब बाइनरी नंबर बताएंगे ना आपको नेटवर्किंग वाले टॉपिक में, वहां पे आपको मतलब समझ में आया कि एरर ढूंढने में कितना हार्ड होता है। एक बार अगर एक वर्ड मिस हो जाएगा आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस से बाइनरी से जब आईपी एड्रेस कन्वर्ट करना बताएंगे, तो वहां पे एक वर्ड इधर से उधर हो जाएगा, तो उसका मीनिंग ही बदल जाएगा, नंबर ही बदल जाएगा। वहां पे हम बताएंगे आपको। ठीक है, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन इधर उधर हो जाता है, तो उसका नंबर का मतलब उसका सेक्टर ही चेंज हो जाता है, उसका नंबर का वैल्यू ही अलग हो जाएगा। वो उस समय हम बताएंगे आपको। ठीक है, उससे पहले तो खैर बेसिक बताना पड़ेगा। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कम्प्लेक्स होता है पढ़ने में, लिखने में। और जब कोई गलती हो जाए तो उसमें एरर को ढूंढने में, जब कोई गलती हो गया, मतलब गलती से अगर उसमें किसी तरह कोई कॉम्बिनेशन इधर उधर हो गया, तो उसमें एरर कहाँ पे है उसको फाइंड करने में, ताकि उस एरर को हम ठीक कर सके, बहुत टाइम लगता है, काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, किस लिए डिफिकल्ट है? क्योंकि उसमें बाइनरी नंबर का यूज होता है, मशीन कोड का यूज होता है, इसके लिए डिफिकल्ट है। अब आई होप कि आपको मशीन लैंग्वेज अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग असेंबली लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि असेंबली लैंग्वेज को क्यों लाया गया, असेंबली लैंग्वेज का क्या काम था कि असेंबली लैंग्वेज को लाया गया।
अब असेंबली लैंग्वेज बताने से पहले एक चीज और हम क्लियर करना चाहेंगे, जो कि मिस हो गया था। एक टॉपिक मेरा मिस्टेक है, एक टॉपिक हमको बता देना चाहिए था पहले, ठीक है, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं डिटेल में बताएंगे और एक टॉपिक छूट गया है, ठीक है, मिस हो गया है। असेंबलर एक टॉपिक है जो मिस हो गया है, असेंबली लैंग्वेज से पहले बता देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसी में आपको क्लियर कर देंगे। मेरा मिस्टेक है, हम सुधार लेते हैं। चलिए, असेंबली लैंग्वेज में हम अभी आपको असेंबलर के बारे में पहले बताएंगे, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख कर या फिर आपको मतलब कहीं पे कोई कोड करके तो नहीं बता रहे हैं, अंडरलाइन करके तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। अभी हम आपको बता रहे हैं असेंबलर के बारे में, अभी हम आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको असेंबलर के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये समझा देंगे तो असेंबली लैंग्वेज समझना काफी हद तक ईजी हो जाएगा, आप ऐसे समझो। इससे पहले वीडियो नंबर 6 में हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बता दिए थे, लेकिन असेंबलर के बारे में बताना ध्यान ही में नहीं था, कोई बात नहीं। चलिए इसमें डिस्कस कर लेते हैं। असेंबलर क्या होता है? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज असेंबलर? एक लाइन का इसका आंसर है, एक लाइन में आपको जवाब देना है किसी को भी। असेंबलर इज द टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। असेंबलर क्या है? एक तरह का ट्रांसलेटर है। जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? एक ट्रांसलेटर है। वैसे ही असेंबलर क्या है? एक तरह का ट्रांसलेटर है। असेंबलर क्या है? एक तरह का ट्रांसलेटर है, ठीक है। अब असेंबलर किसका ट्रांसलेटर है? जैसे इंटरप्रेटर पाइथन का था, इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज के लिए, कंपाइलर कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज के लिए, तो असेंबलर किसके लिए ट्रांसलेट करने का काम करता है? तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट करने का काम करता है। ये असेंबली बेस्ड लैंग्वेज के लिए है। तो जब भी कोई पूछे तो क्या बोलना है? व्हाट इज असेंबलर? तो असेंबलर इज द टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। यहां तक क्लियर है। अब आपसे पूछे कि और थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानकारी दो, तो क्या बोलना है? असेंबलर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है उसको हम लोग बोलेंगे असेंबलर। अब आपसे कोई पूछे इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करके बताओ और अच्छा से बताओ, ताकि लगे कि कोई प्रोफेशनल आदमी बता रहा है, तो आप इसको कैसे बोलिएगा? असेंबलर इज द टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट असेंबली कोड टू मशीन कोड। असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? तो असेंबलर। और असेंबलर है क्या? तो एक तरह का ट्रांसलेटर है। समझ में आया? ऐसे बोलना है। तो असेंबली क्या है? असेंबलर क्या करता है? समझ में आ गया। अब एक और चीज आपको ध्यान में रखना है असेंबलर के केस में, दो चीज ध्यान में रखना है, एक चीज नहीं। पहला असेंबली और दूसरा डी असेंबली। जैसे कि हम आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बताए थे, मशीन सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कि पाइथन के सोर्स कोड को अगर मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ा तो वहां पे कौन से ट्रांसलेटर का यूज किया जाएगा? वीडियो पॉज करके थोड़ा देर के लिए आप सोचिए कौन से ट्रांसलेटर का यूज किया जाएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं पाइथन इंटरप्रेटेड बेस्ड है, इसके लिए वहां पे इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर का यूज किया जाएगा। और फिर वही मशीन कोड, जैसे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किए, अब मशीन कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करेंगे, फिर भी इंटरप्रेटर का ही यूज करेंगे। तो जब सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे भी बोलते हैं इंटरप्रेटेड हुआ, और मशीन कोड को भी सोर्स कोड में कन्वर्ट करते हैं वहां पे भी बोलते हैं इंटरप्रेटेड हुआ। लेकिन असेंबलर में ऐसा नहीं है। असेंबलर में जब भी हम लोग सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे बोलेंगे असेंबली हुआ, ठीक है। और जब मशीन कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे बोलेंगे डी असेंबली हुआ, ठीक है। जब सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो वहां पे बोला जाता है असेंबली, और जहां पे मशीन कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट किया गया वहां पे बोलेंगे डी असेंबली। अदरवाइज ऐसे भी आप बोल सकते हो असेंबलर और डी असेंबलर, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। व्हेन द सोर्स कोड इज कन्वर्ट और ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड, देन वी कैन से द प्रोसेस इज assembler, and if the machine code is convert or translate into source code, then we say deassembler is happen, ठीक है। तो ऐसे आपको बोलना है, तब लगेगा कि हाँ ये सही है। अब हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में। अभी तक आई होप कि आपको असेंबलर क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में। असेंबली लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन क्या है असेंबली लैंग्वेज का? इट इज द लो लेवल लैंग्वेज विथ सेवरल की एंड फीचर्स दैट क्लोजर टू द मशीन कोड और लैंग्वेज। कहने का मतलब क्या है? असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज है। अब नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा लो लेवल लैंग्वेज है, इसका मतलब काफी हार्ड होगा, काफी कॉम्प्लेक्स होगा प्रोग्रामर के लिए, ठीक है। तो काफी हार्ड होगा, काफी कॉम्प्लेक्स होगा प्रोग्रामर के लिए, लेकिन मशीन लैंग्वेज इतना नहीं होगा, क्योंकि मशीन लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा लो लेवल लैंग्वेज है, इसलिए उसको हम लोग लोएस्ट लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज काफी अच्छा लैंग्वेज है एज कंपेरिजन टू मशीन लैंग्वेज। इसको समझने में काफी आसानी होता है एज कंपेरिजन टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को इसके लिए हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, लोएस्ट लेवल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज में जब भी एग्जाम में आए लो लेवल लैंग्वेज, लोएस्ट लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, तो आपको टिक क्या मार के आना है? लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज हुआ? लो लेवल लैंग्वेज हुआ। अब इसके साथ कुछ सेवरल फीचर्स होता है या फिर सेवरल कीज होते हैं जो कि प्रोग्रामर को काफी कंपैटिबल, रिलायबल, उसके साथ साथ काफी आसानी होता है कोडिंग करने में। प्रोग्रामर को काफी आसानी होता है असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करने में, क्योंकि इस लैंग्वेज में काफी सेवरल की और इसमें कुछ फीचर्स होते हैं इसके कारण। हालांकि ये भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन एज कंपेरिजन टू मशीन लैंग्वेज ये काफी आसान होता है, काफी इजी होता है, और ये काफी क्लोज होता है मशीन लैंग्वेज से। इसके लिए हम लोग बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज इज क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड।
मशीन लैंग्वेज मतलब मशीन कोड जो 0 और 1 के फॉर्मेट पे काम करता हो, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर भी बोलते हैं मशीन कोड को। मशीन कोड का दूसरा नाम बाइनरी नंबर ही है, ठीक है, या फिर बाइनरी कोड। तो यही चीज है यहाँ पे। आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी तक हम क्या बताएं, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है जो सेवरल की और फीचर्स के साथ होता है, जिससे कि प्रोग्रामर को काफी इजी होता है प्रोग्रामिंग करने में। उसके साथ साथ ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये मशीन कोड के काफी क्लोज होता है, मशीन कोड से काफी क्लोजर होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है, वी यूज ट्रांसलेटर असेंबलर टू अंडरस्टैंड द असेंबली लैंग्वेज फॉर सीपीयू और कंप्यूटर। अब यहीं से आया था आपका असेंबली लैंग्वेज, जब आया था वहीं से शुरू हुआ आपका ट्रांसलेटर का काम। क्योंकि कभी भी किसी भी चीज को, कभी भी कोई भी चीज ट्रांसलेट कब करेंगे, जब आपको ना समझ में आएगा तब करेंगे। तो वही चीज जब मशीन लैंग्वेज था, मशीन लैंग्वेज का जब यूज हुआ तो वहां पे ट्रांसलेटर का काम ही नहीं था, क्योंकि हार्डवेयर डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज को समझता है। लेकिन जब असेंबली लैंग्वेज आया तो वहां पे तो हार्डवेयर के लिए मुश्किल हो गया कि इसको समझाया कैसे जाए, इस हार्डवेयर कैसे इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, क्योंकि हार्डवेयर तो असेंबली लैंग्वेज जानता ही नहीं है। तो वहां पे हार्डवेयर को पढ़ाने के लिए, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन को समझाने के लिए, ताकि उस इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर, उस इंस्ट्रक्शन से हार्डवेयर अंडरस्टैंड हो सके, समझ सके, जो इंस्ट्रक्शन हम असेंबली लैंग्वेज में देंगे, तो उस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर लाया गया, उसका नाम था असेंबलर, जिसके बारे में अभी हम आपको बताए हैं। तो असेंबलर करता क्या था, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन हम लोग देते थे, उस इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को, हमारे हार्डवेयर को, हमारे सीपीयू को, आप ऐसा समझो, ठीक है, कोई भी समझ लो इसमें से, चाहे कंप्यूटर समझो, हार्डवेयर समझो, सीपीयू समझो, कोई भी एक समझ लो। हमारे सिस्टम, हमारे कंप्यूटर, हमारे सिस्टम, हमारे सीपीयू को करता क्या था, तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसी इंस्ट्रक्शन को समझाता था, अंडरस्टैंड करा देता था। तो अपने आप क्या होता था, जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते थे उसको समझ जाता था कौन, तो हमारा कंप्यूटर और हार्डवेयर। ठीक है, समझ में आ गया। अभी तक क्या बताएं, हम लोग ट्रांसलेटर का यूज करते थे जिसका नाम था असेंबलर, जो करता क्या था, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारे सीपीयू या फिर हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करा देता था, समझा देता था। ठीक है, हमारे इंस्ट्रक्शन को जो हम लोग असेंबली लैंग्वेज में देते थे उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके 0 एंड 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। अब क्यों 0 एंड 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता था, क्योंकि सीपीयू और हार्डवेयर को तो 0 और 1 छोड़कर कुछ आता ही नहीं है, इसके लिए वहां पे ट्रांसलेटर का यूज करते थे। और फिर वही जब 0 एंड 1 को कन्वर्ट करके असेंबली लैंग्वेज में लाता था ट्रांसलेटर, क्योंकि ये कन्वर्ट करने का काम करता था, तो वहां पे हम लोग बोलते थे डी असेंबलर हुआ। और जब ले जाता था असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, तो वहां पे हम लोग बोलते थे असेंबलर हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। एन असेंबलर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टूल दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अब यही चीज हो गया, जितना अभी आपको हम बताए हैं इस पूरे लाइन में, तो यही बता रहे हैं उस समय से कि असेंबलर क्या करता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर टूल है जो करता क्या है, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। असेंबलर क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर टूल है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब आई होप कि आपको असेंबली लैंग्वेज में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। इसको थोड़ा सा और भी डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। चलिए, असेंबली लैंग्वेज में हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन को। नेक्स्ट लाइन क्या है, मशीन कोड कन्वर्ट कम बैक इनटू असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड डीअसेंबली एंड इट इज परफॉर्म बाय द सॉफ्टवेयर टूल कॉल्ड डीअसेंबलर। अब इस लाइन को समझाने से पहले, वैसे तो ये लाइन हम पहले भी बता चुके हैं, कुछ देर पहले ही बताएं अभी, लेकिन इस लाइन को समझाने से पहले एक लाइन आपको हम समझाते हैं, उसको समझिए, जो कि हम बता भी चुके हैं। जब भी हम लोग सोर्स कोड को, यानी कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जब भी हम लोग असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे जिस सॉफ्टवेयर टूल का यूज करते हैं, जिस ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, उसका नाम है असेंबलर। और जब वही मशीन कोड, वही इंस्ट्रक्शन को जो हम उसको दिए हैं, वही इंस्ट्रक्शन को हमको देगा, वही इंस्ट्रक्शन का आउटपुट हमको देगा, कम बैक करेगा वही आउटपुट को, तो वहां पे जो सॉफ्टवेयर टूल का यूज होगा वो होगा डी असेंबलर। इससे पहले क्या बताया, एक बार और सुनिए इसको ध्यान से। जब हम लोग असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को हम लोग सीपीयू या फिर हार्डवेयर को मशीन कोड में कन्वर्ट करके देंगे, किसके थ्रू, तो असेंबलर टूल के थ्रू, तो वहां पे क्या यूज हो रहा है, असेंबलर। लेकिन जब वही मशीन को, वही सीपीयू हार्डवेयर हमको जब वही इंस्ट्रक्शन का आउटपुट देगा, तो वहां पे जिस टूल, जिस सॉफ्टवेयर का वो यूज करके देगा, उसका नाम होगा डी असेंबलर। और उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे डी असेंबली हुआ, उस इंस्ट्रक्शन का डी असेंबली हुआ है। वो जो प्रोसेस है मशीन कोड से सोर्स कोड में, यानी कि कम बैक किया, वही मशीन कोड मेरे ही इंस्ट्रक्शन को हमको दिया। ठीक है, जब वही इंस्ट्रक्शन मेरे पास आया असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर के, मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में जब कन्वर्ट होकर के मेरे पास वही इंस्ट्रक्शन का आउटपुट आया, वहां पे हम लोग बोलेंगे डी असेंबली हुआ। ठीक है, अब हम आपको ये लाइन को समझाते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। लाइन में क्या लिखा हुआ था, मशीन कोड कन्वर्ट कम बैक इनटू, पहले तो आप कम बैक मत पढ़िए, पहले हम इतना बता रहे हैं, मशीन कोड कन्वर्ट इनटू असेंबली लैंग्वेज कॉल्ड डी असेंबली। मशीन कोड कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं डी असेंबली। अब कम बैक का मतलब, हम उसको जब तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, जब तक आप 2+2 नहीं लिखिएगा, तब तक आंसर 4 कैसे आ जाए, 4 नहीं आएगा, क्योंकि आप सिस्टम को कोई इंस्ट्रक्शन दोगे तभी वो आपको आउटपुट देगा, नहीं तो नहीं देगा, क्योंकि वो मशीन है। ठीक है, इसके लिए तो वही मशीन कोड क्या करेगा, जब कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज में, उसको हम लोग बोलेंगे डी असेंबली।
और ये परफॉर्म करने वाले सॉफ्टवेयर टूल को हम लोग बोलते हैं डी असेंबलर। तो डी असेंबलर यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह का ट्रांसलेटर। अब कंफ्यूज कि यहाँ पे डी असेंबलर ट्रांसलेटर का तो नाम ही नहीं बताए, अभी तक तो आप बताए थे कि सिर्फ 3 ही तरह का ट्रांसलेटर होता है, एक इंटरप्रेटर, कंपाइलर और एक और बताए थे असेंबलर। अब यहाँ पे डी असेंबलर क्या है, ये भी असेंबलर ही है, आप ऐसे समझो, ये भी एक तरह का असेंबली लैंग्वेज का ही ट्रांसलेटर है, ठीक है। तो जब हम लोग मशीन कोड से जब असेंबली लैंग्वेज की ओर जाते हैं तो वहां पे डी असेंबलर होता है, लेकिन जब असेंबलर से मशीन कोड में आते हैं तो वहां पे असेंबलर होता है। असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड की तरफ तो असेंबलर काम करेगा, असेंबलर सॉफ्टवेयर जो एक ट्रांसलेटर है, और मशीन कोड से असेंबली लैंग्वेज की तरफ तो वहां पे डी असेंबलर काम करेगा, वो भी एक ट्रांसलेटर है। अब डी असेंबलर को मतलब नहीं ही मान के चला जाता है, नहीं ही लिया जाता है इसको। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में 3 तरह का ही ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिटेल में कोई पूछे तो वहां पे आप बता सकते हैं कि डी असेंबलर भी एक तरह का ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, आप ऐसे बता सकते हैं। चलिए, बता सकते हैं, होता नहीं है, आप ऐसे समझो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। Deassembler is a type of translator that convert or come back into the machine language into assembler. Come back the machine language into assembler, वही चीज है। Deassembler जब वापस आया तो ट्रांसलेट किया किसको और कन्वर्ट किया और कम बैक हुआ मशीन लैंग्वेज में, उसको हम लोग बोलेंगे असेंबलर। मतलब डी असेंबलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। अभी हम आपको तो यहीं पे बता दिए वही लाइन। डी असेंबलर क्या है, एक तरह का ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करेगा और कम बैक करेगा मशीन लैंग्वेज को असेंबलर में, ठीक है। मशीन लैंग्वेज को असेंबलर में कौन कन्वर्ट करने का काम करता है, डी असेंबलर। डी असेंबलर है क्या, एक तरह का ट्रांसलेटर। नहीं तो आप दिमाग में ये चीज बैठा ही कर रखो कि ट्रांसलेटर 4 तरीके का होता है, असेंबलर, डी असेंबलर, उसके बाद आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर, आप ऐसे समझो, ठीक है। 3 तरह का मत रखो, आप समझ लो कि 4 तरह का ही होता है, क्योंकि बोलोगे तो गलत नहीं होगा, ये फिक्स है, लेकिन नहीं बोलोगे तो वहां पे क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि आपको डिटेल में नहीं पता है, ठीक है। इसलिए जब भी कोई पूछे तो बोल दीजिए 4 तरह का होता है, असेंबलर, डी असेंबलर, उसके बाद आपका हो गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। Assembly language generally more readable, comfortable and understandable for human as compared to machine language। ये तो काफी इजी है, बता भी चुके हैं। असेंबली लैंग्वेज काफी रीडेबल होता है, रिलायबल का मतलब पढ़ने लायक, रिलायबल का मतलब भरोसेमंद, कंपैटिबल का मतलब सहयोग करना, प्रोग्रामर को काफी सहयोग करता है प्रोग्रामिंग करने में ये लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कंपैटिबल होता है, रीडेबल होता है, रिलायबल होता है, कंफर्टेबल होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। किसके लिए होता है, तो ह्यूमन के लिए होता है, ठीक है। चलिए अब यहां तक आई होप कि कोई भी डाउट नहीं होगा। वीडियो काफी लंबा हो गया, इसका टाइमिंग काफी ज्यादा हो गया, इसके लिए अब हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन इज हियर बिलो इन माई वीडियो। आप वहां पे क्या कीजिए, मैसेज कीजिए, इंस्टेंट रिप्लाई जाएगा 4 to 5 आवर में, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, टॉपिक से रिलेटेड, उसका मैसेज आपको जाएगा ही जाएगा, ठीक है। साइबर हैकिंग से भी रिलेटेड होगा, उसका भी मैसेज हम कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहीं पे आप वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इंस्टेंट मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स नीचे दिया हुआ है, आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, उसका आंसर आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, मतलब 4 to 5 आवर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट कहने का मतलब मेरा आप समझिए 4 to 5 आवर, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत। यहाँ पे इंस्टेंट का मतलब हम कहना चाह रहे हैं 4 to 5 आवर में, ठीक है। 4 से 5 घंटा के अंदर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए तो वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, मिलते हैं वीडियो नंबर 6 के थर्ड पार्ट में, जिसमें हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करने का, टाइमिंग ज्यादा हो जाएगा तो वहीं पे वीडियो को टर्मिनेट कर देंगे। वैसे 3 से 4 वीडियो में कवर हो जाएगा आपका वाई यूनिट पाइथन टॉपिक। चलिए तो यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 6 के थर्ड पार्ट में। ये वीडियो नंबर 6 का सेकंड पार्ट था। चलिए।